हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा के फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इनफैक्ट अभी के वीडियो में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले ही। इनफैक्ट पिछले वीडियो में ही कवर करना था जो कि छूट गया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स exerted by a body on the other is called the angle of friction, so that if lambda be the angle of friction and mu the coefficient of static friction, then we have to prove this. Okay, you are seeing. तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं कि सपोज कीजिए कोई ब्लॉक है। ओके, कोई ब्लॉक जो है इस तरह से एक रफ सरफेस पर जब रखा हुआ है, ओके, तो आप समझ रहे हैं इसका एक वेट नीचे की ओर mg लग रहा होगा और एक इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लग रहा है भाई। तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स से नॉर्मल फोर्स भी लगता है, आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। और दूसरा सपोज कीजिए कि ब्लॉक का मोशन इस तरह से है कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है स्टूडेंट, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको नॉर्मली हम लोग बहुत बार कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोगों को थ्योरी से पता है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है, इसको नॉर्मली हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, अगर मान लिया इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, देन वेरी सिंपल, वी हैव टू प्रूव दैट लेमडा इज लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। लेमडा इज लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, जहां पर लेमडा क्या हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। तो एक चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मान लिया इस पॉइंट को O नाम देते हैं तो ONR, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर ये एंगल 90 डिग्री आप समझ रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं tan लेमडा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, दिस F फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब ये लेंथ हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या हो गया, ये n हो गया। अच्छा, ये हम लोग के दिमाग में कैसे आया कि ये चीज लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वी हैव टू प्रूफ कि लेमडा लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। भाई तो इस tan इनवर्स को इधर रखेंगे तो ये tan क्या हो जाएगा, tan लेमडा आ जाएगा, और tan लेमडा इधर म्यू आपका बच जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा tan लेमडा आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई हमारा ध्यान गया कि भाई यहाँ पर tan लेमडा हम लोग इतना लिख सकते हैं। वन थिंग, चलिए मान लेते हैं ये पहला रिलेशन है। स्टूडेंट एक चीज और भी हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों को प्रूफ करना है, इसमें इफ ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये टर्म नहीं आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आ रहा है भाई, तो हम लोगों को अब ऐसा सोचना होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इफ को हटाकर या इफ को किसी ऐसे फॉर्म में लिखें सो दैट कि यहाँ पे म्यू वगैरह आ जाए, म्यू आ जाए भाई, क्योंकि हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसमें म्यू भी है, यहाँ पर म्यू नहीं आया। क्लियर है? तो भाई अब यहाँ से इतना सोचने के बाद आपका ध्यान जाएगा, भाई ये फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होता है, दिस इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, दिस इज म्यू एन। म्यू एन, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। मिनिमम ये मतलब 0 से म्यू एन के बीच में लाई करता है। इनफैक्ट क्या होता है, इसको बेसिक तरीके से थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई ब्लॉक है, आपने इस ब्लॉक पे मान लिया कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ब्लॉक हैवी है, आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक नहीं घसका, ब्लॉक आगे की ओर नहीं गया। इसका ये मतलब है कि भाई इस ब्लॉक पर भी कोई अपोजिट डायरेक्शन में, अभी जब तक आप फोर्स नहीं लगा रहे थे, ठीक है, जो भी बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन आपने जैसे ही 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, निश्चित रूप से इस पर और भी कोई 1 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तभी तो ये फिर आगे की ओर नहीं गया। इस पर कौन सा फोर्स लगता है भाई, तो इस पर लग जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये सरफेस लगा देता है 1 न्यूटन का ही फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे मान लिया आपने मान लिया, सपोज कीजिए फोर्स को और आप बढ़ा दिए, अब जब आप 2 न्यूटन इसको आप किए, इसको आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तब भी ब्लॉक नहीं घसता। इसका मतलब है कि अब ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इसका भी वैल्यू 2 न्यूटन हो गया। आपने 3 न्यूटन का लगाया तो भी ये भी 3 न्यूटन, तो भी ब्लॉक नहीं घसता। लेकिन आपने जैसे ही 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये चलना शुरू हो गया, ये चलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 न्यूटन इसका मैक्सिमम वैल्यू है। 4 न्यूटन के पहले जस्ट जो है वो ब्लॉक नहीं खसका था, तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू था फ्रिक्शनल फोर्स का। उसके पहले भी वैल्यू था, उससे कम था, 3 न्यूटन था।
2 न्यूटन था, जब जैसा आप लगा रहे थे उस हिसाब से इसका फोर्स का वैल्यू था, लेकिन 4 न्यूटन से जस्ट पहले ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो यही चीज है कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ये म्यू एन जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। क्लियर है? तो यहां से अब बाकी तो खैर जो भी है थ्योरी में आप लोग समझ रहे हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको ऐसा क्यों लिखने का जरूरत नहीं है भाई, इस n को इधर ले आते हैं। अब इस n को इधर क्यों ले आए, इसका भी रीजन है, इधर म्यू बच गया क्योंकि यहाँ पे इस रिलेशन में हमारे पास f बाई n है। अब इस f बाई n को हम लोग tan लेमडा लिख सकते हैं एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू, एंड यहाँ से आप समझ सकते हैं वेरी क्लियरली दिस लेमडा विल बी लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।